Educate 24H channel. Today we will study revisiting of the irrational numbers. Before studying this topic, I will ask some question to you like as what is real number. Then easily you will say that the real number is the mixture of the rational and irrational. Then I will not ask about the rational number because today my topic is irrational number. So I will ask about irrational numbers like as my question is say some property of irrational numbers. Then first question, what is the irrational number? Then easily you will say that the numbers which we cannot represent on P upon Q form called the irrational numbers. Then other property I will ask, can you represent it on number line? Then you will say easily sir, like as you are to show root 2 on number line. Then how to represent it? You will easily draw a number line and on number line draw one unit length line AB. From point B draw a perpendicular BC and join the point A and C. Join the point A and C and take a arc of length AC and draw arc which cut the number line at point D, and this is the representation of root 2. Then again my question, give some example of the irrational numbers. Then you will say that the like as 0.1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Other example 0.239701 etc. Means you will say a property that the numbers which are non-terminating and non-repeating called the irrational. आज की क्लास का जो मोटो है इसमें हम प्रूफ करना सीखेंगे कि रूट 2 इरेशनल क्यों है, रूट 3 इरेशनल क्यों है, रूट 5, रूट 7, रूट 11 ये सब इरेशनल क्यों है. तो इसे तो सिंपली हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि रूट 2 की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ रूट 2 की जो वैल्यू होती है ये 1.41 42 13 56 23 और इस तरह से चलती रहेगी. या तो रूट 3 की वैल्यू को, रूट 3 की वैल्यू भी आप देख लीजिए. रूट 3 की अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो रूट 3 की जो वैल्यू आएगी लगभग कुछ इस तरह से आएगी 1.73 20 50 80 75 एक्सेट्रा. अब आप इन दोनों एग्जाम्पल को देख लीजिए. यहाँ पर आप देखेंगे कि बोथ वैल्यू और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है. मीन्स दशमलव के बाद शांत नहीं है, अंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उसके साथ साथ दूसरी विशेषता यह है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है. ऐसा कोई पैटर्न आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि जो अगेन एंड अगेन इस वैल्यू में आ रहा हो. तो कह देंगे इजिली कि ये संख्याएं जो हैं अपरिमेय हैं. बट मैथमेटिक्स का जो कोर्स डिजाइन किया गया है वहाँ पर सीधे हम ऐसा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कह सकते. इसके लिए हम दिखाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास का नियम. विरोधाभास के नियम को जानने के लिए हमें एक थ्योरम जानना पड़ेगा. आइए उस थ्योरम को सीखते हैं. मेनली यह थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर निर्भर है. आइए जानते हैं इस थ्योरम को. थ्योरम का स्टेटमेंट हिंदी में अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से है. P एक प्राइम नंबर है, P एक अभाज्य संख्या है. यदि P a स्क्वायर को पूरा विभाजित करती है तो P a को भी पूरा विभाजित करेगी, जहां पर a एक धन पूर्णांक है. अगर इंग्लिश में इसके स्टेटमेंट को देखें तो इंग्लिश में स्टेटमेंट इस प्रकार से है. P is a prime number if P divide to a square completely, then P also divide to a completely, where a is a
पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम को आइए प्रूफ करते हैं। माना कि a एक भाज्य संख्या है, a एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब कि जो कि स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। तो ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित का आधारभूत सिद्धांत के अनुसार क्या कर सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम अगर a को एज्यूम किए कि एक भाज्य है तो इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं कि a इक्वल P1 इंटू का P2 इंटू का P3 इंटू का P4 अप सो ऑन इंटू का Pn, जहाँ पर P1, P2, P3, Pn ये सभी अभाज्य गुणनखंड हैं। अब बात करें कि क्या P1, P2, P3 ये आपस में बराबर हैं या अलग अलग हैं, तो ये बराबर भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो कंपोजिट नंबर लिया है यह कैसी है। सपोज दैट अगर आप 6 एज्यूम करते, एक ही जगह 6 मानते तो 2 इंटू का 3 आता, तो 2 अलग है 3 अलग है। अगर हम 8 एज्यूम करते, एक ही जगह 8 लेते तो 2 इंटू 2 आता फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 होता, जो कि ऑल फैक्टर्स आर सेम, सभी इक्वल हैं। अगर हम 12 यूज करते एक ही जगह तो क्या पाते 2 इंटू का 2 इंटू का 3, मीन्स कुछ सेम है कुछ अलग अलग है। अब देखें तो a के जो प्राइम फैक्टर है दिस वन है, तो अगर हम a का वर्ग करें a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इधर भी राइट साइड का भी वर्ग होगा, P1 इंटू का P2 इंटू का P3 अप सो ऑन Pn, एंड अगेन P1 इंटू का P2 इंटू का P3 अप सो ऑन Pn। अब अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, z इंटू जेड स्क्वायर। सेम वे P1 का P1 में मल्टीप्लाई होगा, P2 का P2 में मल्टीप्लाई, P3 का P3 में होगा, Pn का Pn में होगा। तो मिलेगा क्या कि a स्क्वायर इक्वल P1 का स्क्वायर इंटू का P2 का स्क्वायर इंटू का P3 का स्क्वायर इंटू अप सो ऑन Pn का स्क्वायर। ड्यू टू स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम he says P is a prime number and P divide to a square completely, means अगर P एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को पूरा विभाजित करती है। अगर इस इक्वेशन में a स्क्वायर जो है P से पूरा विभाजित होता है, कहाँ से, थ्योरम कहती है, ये थ्योरम कहती है कि a स्क्वायर जो है P से पूरा विभाजित है। अगर इसका लेफ्ट साइड P से पूरा विभाजित है तो सर ये इसका जो राइट साइड है, इसके जो राइट साइड में लिखे गए फैक्टर हैं, इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर, चाहे P1 स्क्वायर हो, चाहे P2 स्क्वायर हो, चाहे P3 स्क्वायर हो, कोई ना कोई एक फैक्टर अवश्य रूप से निश्चित तौर पर P से अवश्य विभाजित होगा। मीन्स अगर लेफ्ट साइड डिवाइडेड है तो ये निश्चित होती है बात कि इसका राइट साइड का कोई ना कोई पार्ट, चाहे P1, P2, P3, इनमें से कोई ना कोई P से अवश्य विभाजित होगा। अतः फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की अगर हम यूनिकनेस देखें तो ये बात हमें सिद्ध करती है, ये बात हमें मिल जाती है कि अगर P जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P अवश्य रूप से a को भी विभाजित करेगा। P अवश्य a को भी विभाजित करेगा और थ्योरम प्रूफ हो जाती है।